तो कैसे हैं आप लोग? हम लोग तो बायोलॉजी कर चुके हैं 71st के लिए। बायोलॉजी हमारा हो गया है, फिजिक्स हो गया है, जिसमें एक चैप्टर बाकी था जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। तो वर्क एंड एनर्जी को आप खुद करोगे, ठीक है? और लास्ट में टाइम मिला तो इसको मैं कर दूंगा। और एक हो गया है आपका बिहार स्पेशल चल रहा है, दो तीन तीन चार क्लास में और ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? और क्या हो चुका है, इंडियन पॉलिटी हो गया है, ठीक है? आज हम लोग इस एनसीईआरटी पीडीएफ से यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री को स्पीड में कंप्लीट करेंगे, ठीक है? पहले मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे, यहाँ से आर्ट एंड कल्चर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चूंकि क्लास सिक्स में आपका एंशिएंट है, ठीक है? क्लास सेवेंथ में मिडाइवल है, इसलिए अभी हम लोग क्लास 8 से स्टार्ट करेंगे। क्लास 8 में आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है? आइए क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे, इस तरह से सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है? देखिए, पहला क्वेश्चन है, जेम्स मिल ने शासकों के धर्म के आधार पर धर्म के आधार पर इतिहास को वर्गीकृत किया। क्या यह बात सही है? यह बात सही है। वारेन हेस्टिंग्स भारत के पहले गवर्नर थे। बताइए, वारेन हेस्टिंग्स क्या भारत के पहले गवर्नर थे? जल्दी से बताइए। वारेन हेस्टिंग्स भारत के पहले गवर्नर थे। वारेन हेस्टिंग्स भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ना कि गवर्नर थे, इसलिए यह कथन गलत हो जाएगा और पहला यह सही हो जाएगा, ठीक है? आगे देखिए, अंग्रेज ने इसमें सत्य कथन चुनना है। अंग्रेज ने 1651 में यमुना नदी के किनारे फैक्ट्री शुरू किया था। यह बात सही है। 1651 में यमुना नदी के किनारे नहीं, वह हुगली नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? हुगली के किनारे फैक्ट्री अपना शुरू किया था, इसलिए यह कथन गलत हो गया। दूसरा है, मुर्शिद कुली खान ने कंपनी को औरंगजेब से प्राप्त फरमान का विरोध किया। यह बात सही है, चूंकि औरंगजेब ने जो कंपनी को फरमान दिया था कि आप यहाँ से क्या करेंगे, शुल्क मुक्त व्यापार करेंगे, कि आपको व्यापार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसका किसने विरोध किया था? मुर्शिद कुली खान ने किया था। किसने किया था मेरे भाई? मुर्शिद कुली खान ने किया था, ठीक है? इसलिए यहाँ पर आपको पहला कथन गलत हो जाएगा और दूसरा सही हो जाएगा। देखिए, कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने में लगी हुई थी। इसमें क्या हुआ, औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था, और कंपनी का जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे उन्हें छूट नहीं थी, ठीक है? यानी कि जो एक तो कंपनी व्यापार कर रही है, और ठीक है, और एक कंपनी के जो अधिकारी हो गए वो भी अपने लेवल पर व्यापार करते थे, ठीक है? तो उन्हें इस चीज़ का छूट प्राप्त नहीं था। तो उन लोगों ने क्या किया, इस चीज़ का विरोध किया, ठीक है? आइए आगे देखते हैं। 1857 तक ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्रों में कौन कौन शामिल था? जल्दी बताइए, 1857 तक ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्रों में कौन कौन शामिल था? कौन कौन शामिल था? तो एक लाहौर था, सॉरी, एक तो लाहौर था। मैसूर था? नहीं था, क्योंकि यह मैसूर कब आया? जब आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, उस समय किया। मैसूर उस समय नहीं था, ठीक है? अ, उसके बाद मद्रास भी था और बनारस भी था, बॉम्बे नहीं था, ठीक है? तो आंसर क्या हो जाएगा? एक, तीन और चार हो जाएगा। देखिए, सॉरी, बम्बई भी था, ओके, सॉरी सॉरी। तो एक, तीन, चार और पाँच हो जाएगा इसका आंसर। 1857 तक लाहौर था, बनारस था, ठीक है, कलकत्ता था, लखनऊ था, मुंबई था, पूना था, मद्रास था, दिल्ली, ये सारे कहाँ थे? अंग्रेजों के पास थे, और मैसूर ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं था उस समय तक, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। जल्दी से बताइए, पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। क्या यह बात सही है? पानीपत के तृतीय युद्ध में जो अहमद शाह अब्दाली और इब्राहिम लोदी को पराजित किया, अहमद शाह अब्दाली
और इब्राहिम लोदी नहीं था वहां, मराठों के बीच में हुआ था, इसलिए यह कथन गलत हो गया। तृतीय अंगल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, बिल्कुल भी नहीं। चौथे अंगल मैसूर युद्ध था। कौन था मेरे भाई? चौथे अंगल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। अब तीसरा देखिए, प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि घसीटी बेगम जो उनकी मौसी थी, उनकी चाची, उनके चाचा, ये सारे अंग्रेजों के साथ मिलकर सिराजुद्दौला को हराने के लिए क्या किया था? षड्यंत्र रचा था। ठीक है, तो इसलिए कौन सा कथन हो जाएगा? केवल और केवल तीसरा सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव प्लासी के मैदान में आता है। सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। फिर नवाब सिराजुद्दौला को के हार का सबसे बड़ा कारण क्या था? उनका जो मुख्य सेनापति था, ठीक है, मैं मीर जाफर में वो मुख्य सेनापति में से एक थे। और मीर जाफर की टुकड़ियों ने क्या किया? युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था। जब युद्ध में हिस्सा नहीं लिया तो ये अवश्य ही कमजोर हो गया। फिर उनकी मौसी थी घसीटी बेगम, ये सारे अंग्रेजों के साथ मिल गए और उसके बाद क्या किए? इसको हटाने का षड्यंत्र रचा। फिर क्या हुआ? उसके बाद मीर जाफर को बना दिया जाता है नवाब। ठीक है, फिर 1761 में पानीपत की तृतीय लड़ाई होती है और उसके हार में क्या होता है? दिल्ली देश का शासन चलाने का मराठों का, मतलब दिल्ली पर जो मराठे का सपना था वो सारे क्या हो जाता है? चूर चूर हो जाता है, मतलब खत्म हो जाती है इस चीजें। फिर क्या होता है? इन राज्यों का बैकडोर किसके पास? जो सिंधिया है, होलकर हो गए, गायकवाड़ हो गए, भोसले हो गए, इन सब के हाथ में चला जाता है। ठीक है, बात रहा पानीपत के तृतीय युद्ध का। तो पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। ठीक है, अ, और इसमें मराठे हार गए थे। पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन हार गए थे? मराठों की हार हुई थी। ठीक, अगला है कि मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई थी। ठीक है, ये बात छोड़िए। प्रथम अंगल मैसूर युद्ध 1767 में हुआ, दूसरा हुआ 1780 में, तृतीय हुआ 1790 में और चौथा हुआ 1799 में। इसी 1799 वाले अंगल मैसूर युद्ध में क्या हुआ था? टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? चौथे में हुई थी। कब हुआ था? ये सब चीजें आपको डेट याद रखना है। 1767, 80, 90 और 99, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ठीक, आगे देखिए। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था? सबसे अंत में कौन सा आया था बताइए? कहा? भारत में। तो इसको ऐसे याद रखना है, PDADNF। सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, फिर डेनिश और फिर लास्ट में आया कौन? फ्रांस। ठीक है, तो यह लास्ट में फ्रांस आया था। यहाँ से एक क्वेश्चन आ भी चुका है। ठीक है, 66वीं में शायद आया था, मैं क्वेश्चन थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ। ठीक है, क्या हुआ था ना, सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में क्या हुआ था? पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कहाँ आया था? कालीकट बंदरगाह पे आया था। ठीक है, वहां का शासक जमोरिन ने उनका स्वागत किया था। भारत में पुर्तगालियों के बाद कौन सा आया था? डच आया था, अभी हम लोग देख लिए। फिर 1599 ईस्वी में ब्रिटिश आए थे। उसके बाद व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्वेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज कंपनी के नाम से वो यहाँ पर आए थे। ठीक है, अब फिर क्या होता है? क्या हुआ? अंग्रेज के बाद कौन आए थे? डेनिस आए थे, जिसको हम लोग देख लिए। फिर फ्रांसीसी अंतिम में आए थे और उसके बाद इन्होंने उस समय वहां के फ्रांस के राजा थे लुई 14वां था। ठीक है, 1668 ईस्वी में फ्रांसीसी ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। यह भी क्वेश्चन बीपीएससी में आ चुका है। 1669 में मछलीपट्टनम में फ्रांसीसी कारखाना भी दूसरा बनाया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, इसको अच्छे से कर लोगे ना, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जा रहा है एग्जाम में। ठीक है, देखिए, इसमें सत्य कथन की पहचान करना है। इसमें सत्य को पहचानना है। वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने अ, भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल की स्थापना किया था। ये क्या, यह बात सही है? जल्दी से बताओ, क्या यह सही है? बिल्कुल भी नहीं, वारेन हेस्टिंग्स था ही नहीं हुआ। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, यह बात सही है। ठीक है, भारतीय दंड संहिता 1860 में लागू हुआ था, यह भी बात सही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है आपको, ये पहला कथन गलत, दूसरा सही और तीसरा सही, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।
अब देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट कब हुआ था? 1773 में आया था। उसी के द्वारा कलकत्ता में क्या हुआ? उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। 1860 में क्या हुआ था? भारतीय दंड संहिता, जिसे अब न्याय संहिता में बदल दिया गया है, ठीक है, उसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। उसके बाद देखिए, लॉर्ड कर्नवालिस ऐसा प्रथम गवर्नर जनरल था, ठीक है, जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित नियमित पुलिस बल की स्थापना किया, जिसे कर्नवालिस कोड के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक। आगे देखिए, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किसका शासक को हटा दिया गया था? चूंकि लॉर्ड डलहौजी ने उस समय क्या आया था ना, सहायक संधि वाली बात किया था लॉर्ड डलहौजी का। सहायक संधि की बात किसने किया था? सॉरी, लॉर्ड डलहौजी ने उस समय व्यापकता का सिद्धांत लाया था, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। उसके तहत में बहुत सारे राज्यों को, जैसे कि सतारा हो गया, झांसी हो गया, इन सारी चीजों को क्या किया? विलय किया था। लेकिन अवध में चूंकि ये सारी सारी चीजें थी नहीं, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? अवध को कुशासन बताया कि यहाँ पर ये इतना बड़ा क्षेत्र है कि यहाँ पर शासन चलाना मुश्किल हो रहा है, इसलिए उन्होंने उन्होंने क्या किया? अवध को कुशासन के आधार पर मिला लिया। यह भी क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछ चुका है। अब यहाँ पर एक बात पूछ सकता है कि बताइए कि सबसे पहले किसको मिलाया, ठीक है, तो इसको आपको क्रम याद करना है। सतारा, जैतपुर, झांसी, संभल, ये सब ऐसे ऐसे इसका क्रम याद करना है, क्रम भी पूछ सकता है, ठीक। आगे देखिए, देखिए यही यहाँ पर बोल रहा है कि अधिग्रहण की नीति जो भी थी, उनकी विलय करने की नीति थी, कब हुआ था? जब ये लॉर्ड डलहौजी क्या हो गया भाई, लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 के बीच में जब गवर्नर जनरल थे, उस समय इन्होंने अपनाया था। सबसे पहले क्या हुआ था? संबलपुर, फिर 1850 में, उदयपुर 1852 में, सतारा 1848 में, नागपुर 1853 में, झांसी 1854 में अंग्रेजों के हाथ में चली गई। लेकिन उन्होंने क्या किया ना, अवध को उन्होंने कुशासन के आधार पे अपने साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक है। 1856 में क्या किया ना, कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में लिया। इस बार अंग्रेजों ने तर्क दिया कि उन्होंने अवध को के जनता को नवाब के कुशासन से आजाद कराना चाहता है, और नवाब के कुशासन से आजाद करने के लिए हम इसे अपने साम्राज्य में मिलाएंगे, ऐसी बात उन्होंने बोला और अवध को मिला लिया, ठीक है। अगला है कि 1700, इसमें क्या चुनना है? सही कथन की पहचान करना है। 1765 में ब्रिटिश कंपनी को बिहार, उड़ीसा, बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई थी, सही, क्योंकि 1764 में क्या हुआ? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है। उसके बाद बक्सर के युद्ध में क्या होता है? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की जीत होती है, और 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि से क्या किया जाता है? जो मुगल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय को पेंशन भोगी बना दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है यहाँ पर? जो अंग्रेज थे उनको यहाँ पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर मेंस में क्वेश्चन जनरली पूछता है कि जो 1757 का जो प्लासी का युद्ध था, जो छद्म प्रवृत्ति करके युद्ध किया गया था, वह 1765 ईस्वी में अंग्रेजों ने प्रूफ कर दिखाया। इस कथन को स्पष्ट करें। तो यहाँ पर ये 8 नंबर में जनरली क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। खैर छोड़िए, तो पहला क्वेश्चन सही हो गया। दूसरा देखिए, इस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। क्या यह बात सही है? क्या बंगाल का गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स था 1765 में? बिल्कुल भी नहीं था। कौन था बंगाल का गवर्नर उस समय? उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? बंगाल का गवर्नर क्लाइव था। कौन था? क्लाइव, ठीक है। इसलिए यह कथन गलत हो गया। पहला सही है, दूसरा गलत। दो गलत तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। एग्जाम में पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक और तीन बनाना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। इस संधि के बाद ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात भारत पर कम हो गया, यह बात सही है, ठीक। देखिए, इसमें क्या कर रहा है, वही जो बात अभी बक्सर का युद्ध हुआ, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो आ गई सेना, फिर समय में रॉबर्ट क्लाइव जो था उस समय बंगाल का गवर्नर था। फिर कंपनी ने सम्राट जो थे शाह आलम द्वितीय 26 लाख रुपए की वार्षिक भुगतान दिया, और मतलब शाह आलम द्वितीय को दिया गया, और उसके बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी उन्हें प्राप्त हो गई, ठीक है। फिर क्या होता है, 1765 ईस्वी में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया गया। मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया, और इस तरह से क्या हुआ, बंगाल में वैध शासन की फिर से इनकी शुरुआत हो गई। इस तरह से चीजें आगे बढ़ती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए,
इस क्वेश्चन में बताना है आपको, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? कितना आसान क्वेश्चन है। नील का खेती का ह्रास क्यों हुआ? क्योंकि जर्मनी में उस समय क्या हो गया था, जर्मनी में फिर उस समय अनेक प्रकार के बनावटी मशीनीकृत नील का उत्पादन होने लगा था, तो इसलिए इसका बी हुआ, और यह क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ चुका है। ठीक है, देखो क्या हुआ, कृत्रिम रंग का निर्माण होने लगा था, बात सही है। आगे देखिए, इसका इस क्वेश्चन को खुद से करिए एक बार जरा, कितना आसान क्वेश्चन है, एक बार देखिए। इसको कैसे बनाना है, युग्म के रूप में इसको बनाना है। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, सही कथन की पहचान कर रहा है। इसमें पूछ रहा है कि ग्राम्य स्तर पर की गई भू राजस्व व्यवस्था को क्या बोलते हैं। यहाँ पर दिया है, महालवाड़ी छोड़ देते हैं इसको। ठीक है, इसको देखिए, उप किराएदार पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि। तो यह रैयतवाड़ी प्रणाली की विशेषता था। ऐसे बीपीएससी में नहीं पूछेगा यह क्वेश्चन, ये चारों के चारों स्टेटमेंट सही है। यह इन सारे का यह विशेषता इधर दिया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा आराम से, बात खत्म। अगला देखेंगे अब हम लोग। यहाँ पर एक दो बात ध्यान रखना है। 1793 में क्या होता है, कर्नवालिस द्वारा क्या होता है, परमानेंट सेटलमेंट यानी कि अस्थाई बंदोबस्त आता है। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद आती है किसकी बारी, एक है रैयतवाड़ी और एक है महालवाड़ी। अब बताइए कि यह किसने, इस दोनों को किसने लागू किया था, ठीक है, और कब लागू किया था, इसको आप खुद इसको बताइए आप कमेंट में। ठीक है, दूसरी बात, अब यहाँ पर देखना है अस्थाई जो बंदोबस्त था, अस्थाई बंदोबस्त में एक सूर्यास्त कानून हुआ करता था। ठीक है, सूर्यास्त कानून, सूर्यास्त कानून का मतलब यह था मेरे भाई कि जमींदार को जो कही गई है कि आप राजस्व वसूलिए, एक निश्चित डेट फिक्स किया जाता था। अगर आप उस डेट के सूर्यास्त होने तक अगर आप अंग्रेजों को राजस्व नहीं देते थे, रेवेन्यू नहीं देते थे, तो आपको जमींदारी से बेदखल कर दिया जाता था। उसी को सूर्यास्त कानून बोलते हैं। ठीक है, आगे देखना है। यह भी क्वेश्चन आपको यूपीएससी में पूछ चुका है। देखिए ऐसे ऐसे जो 11 12 ये सब यूपीएससी में पूछा हुआ, काफी इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए। इसमें क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन सही है। देखिए, किसानों द्वारा लगान सरकार को सीधे दिया जाने लगा। चूंकि देखिए अस्थाई बंदोबस्त में क्या हुआ था ना कि ऐसा होता था कि 1/11 क्या करना है, किसान अपने पास, जमींदार अपने पास रखेगा, और 10/11 क्या करेगा, सरकार को देगा। इसमें क्या हुआ कि जो अब ये, लेकिन यह फिक्स नहीं किया गया कि कितना वसूल करना है। अब ये मान लो कितना ही वसूल कर लेगा, आप मान लो 10 kg वसूल कर रहा है और कह रहा है नहीं 8 kg वसूल हुआ, इसका 1/11 दे दिया, इस तरह से क्या हो गया, ज्यादा मुनाफा होने लगा। तो इस वजह से क्या किया ना, रैयतवाड़ी बंदोबस्त में अब सरकार सीधे किसानों से राजस्व रेवेन्यू लेने लगा, इसलिए यह कथन सही है। दूसरा देखिए, सरकार रैयत को पट्टे देती थी, रैयत यानी कि मुखिया उखिया हो गया, इन सारी चीजों को लेकर। कर लगाने के पूर्व भूमि का संरक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, यह भी बात सही है। यह रैयतवाड़ी व्यवस्था में ये सारी चीजें होती थी। ठीक, आगे देखिए। देखिए अभी हम लोग देख ही लिए थे रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में, अभी आप लोगों से पूछे किसने लाया था, तो यह मुनरो व्यवस्था, इसको जानते हैं क्योंकि मुनरो ने इसको अप्लाई किया था। ब्रिटिश नियंत्रण वाले ये दक्षिणी भारतीय क्षेत्रों में ये अस्थाई बंदोबस्त नहीं होता था, क्योंकि वहां पर जमींदार नहीं हुआ करते थे, फिर इसलिए वहां पर रैयतवाड़ी आया। ठीक है, इसको कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ युद्धों के बाद में जो कब्जा किया गया भूमि था, उस पर इसको पहले लागू किया। ठीक है, फिर क्या हुआ, मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया था, और धीरे धीरे संपूर्ण साउथ अफ्रीका जो इंडियन वाला जो पोर्शन है वहां पर यह लागू होता है। ठीक है, आगे फिर क्या होता है, कैप्टन रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में जो परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क था कि किसानों से ये सारी चीजें कराई जाए, जिसको हम लोग देख लिए। ठीक है, अब समझ गए। क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि दक्षिण में क्यों इसको अप्लाई किया गया, तो आपको यह भी बात पता हो गया अब। ठीक, आगे देखिए, इस क्वेश्चन को 2017 में पूछा है। ठीक है, सॉरी, हाँ यह क्वेश्चन 2017 में पूछा है। इसमें क्या है ना कि पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रारंभ करने से संबद्ध है। अभी हम लोग देख लिए, रैयत कर्नवालिस क्या किया था, परमानेंट सेटलमेंट यानी कि अस्थाई बंदोबस्त किया था।
तो यह कथन गलत हो जाएगा। जैसे ही एक गलत होगा, ये भी गलत, ये भी गलत, अपने आप ये हो गया अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। ठीक, देख लिए हम लोग, अलेक्जेंडर रीड ने 12 महल में लागू किया था, 1792 में सबसे पहले मद्रास में लागू हुआ था। 1820 में क्या हुआ था, मुनरो ने मद्रास के शेष भाग में और जनरल एल्फिंस्टन ने मुंबई प्रेसिडेंसी में लागू किया। अब अगर क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध रैयतवाड़ी व्यवस्था से है, तो उसमें ऑप्शन दे देगा अलेक्जेंडर रीड, थॉमस मुनरो, फिर उसके बाद दे देगा जनरल एल्फिंस्टन, तो ये सारे के सारे सही हो जाएंगे। ठीक है, अब देखना है कि बात रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ कहाँ अप्लाई था। यह था मद्रास, मुंबई, पूर्वी बंगाल और असम। ठीक है, एवं सिंध के क्षेत्र में लागू था, और यह भारत के संपूर्ण भूभाग के 51% पर लागू था। ठीक है, और यहाँ जो अस्थाई बंदोबस्त था वह 29% पर लागू था, और महलवारी जो था 30% पर लागू था। ठीक है, अब देखना है कि इस व्यवस्था में जो था किसानों को 33% से लेकर 55% तक भू राजस्व देना पड़ता था। ठीक है, गोल्ड स्मिथ विंगेट के जनक भी इससे जुड़े हुए थे, नॉट इम्पोर्टेंट। आगे हम लोग अभी देख लिया अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, जॉन सोर, फिलिप फ्रांसिस, जोनाथन डंकन, कार्नवालिस, मुनरो इस से जुड़े हुए थे। अगर पूछेगा कि ये सारे का नाम देकर कि क्या ये सब जुड़े हुए थे, तो यह बात सही है। कहाँ था, बंगाल में था, बिहार में था, उड़ीसा में था, उत्तर प्रदेश के वाराणसी वाला क्षेत्र था, और उत्तरी कर्नाटक में। कुल मिलाकर 19%, सॉरी उस समय 29 बोला गया, ध्यान रखना, यह 19% पे था। ठीक है, इसमें सूर्यास्त कानून हम लोग देख चुके हैं। और महालवारी के बारे में जहां तक पूछ रहा है, तो मेरे भाई महालवारी अभी हम लोग देख ही लिए, हॉल्ट मैकेंजी, बर्ड, जेम्स थॉमसन, ये सारे उनसे जुड़े हुए थे। महालवारी 30% पर, ये भी देख लिए हम लोग। कहाँ कहाँ था, अवध था, मध्य प्रांत यानी कि मध्य प्रदेश, और पंजाब के कुछ भागों पर था। ठीक है, अब हम लोगों को बताना है, हाँ ये आदिवासी से रिलेटेड चैप्टर है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार पीडीएफ से थ्रू आउट करना, बात खत्म। ठीक है, एक बार देख लो बस, बैगा कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है, इरूलर केरल में, भील जनजाति जनरली राजस्थान में, संथाल झारखंड और बिहार में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और कालक्रम के अनुसार बताना है। यह क्वेश्चन तो जनरली पूछ देता है, यूपीपीसीएस का तो काफी फेमस है। सबसे पहले कौन हुआ था, बताइए, नील विद्रोह कब हुआ था, 1859-60 के आसपास हुआ था। संथाल कब हुआ था, 1855-56 के आसपास हुआ था। ठीक है, अब देखिए, अब हमें वर्ली विद्रोह नहीं पता है, तो इतना तो कंफर्म हो गया कि दो के बाद एक आएगा, इतना तो बात कंफर्म है। देखो सब में दो के बाद एक है, कितना पागल बना के रखा है ये। कोल विद्रोह कब हुआ था, मुझे तो पता नहीं है डेट, मुझे देख लो क्या, एक बार देख ही लेता हूँ। कोल विद्रोह 1831 में हुआ था। ठीक है, कोल हो गया 1831 में। ये यहाँ पर दे दो, 1831, 1859-60, 1855 और 56, तो कौन हो जाएगा, पहले 3 नंबर हो जाएगा, फिर 2 नंबर, फिर 1 नंबर, तो अंतिम में 4 नंबर। अब यहाँ पर ये बताना है, देखिए कोल विद्रोह कहाँ हुआ था, छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। यहाँ बुद्धो भगत के नेतृत्व में हुआ था। ये बीपीएससी के लिए तो इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता ही है, हम लोग बिहार स्पेशल में देखे भी है इसको। संथाल विद्रोह 1855 में भागलपुर के दामन को जो राजमहल वाला पहाड़ी वाला इलाका है, वहां पर हुआ था। सिद्धू और कानू क्या थे, इसके नेता थे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, नील विद्रोह कहाँ हुआ था, 1859-60 ईस्वी में हुआ था। यह नील के लिए ये चीजें लड़ाई थी। वर्ली विद्रोह 1940 में हुआ था, कहाँ हुआ था मेरे भाई, महाराष्ट्र में हुआ था। यहाँ पर क्या हुआ था ना, 19वीं विभिन्न प्रकार के युद्ध हुए थे 19वीं-20वीं शताब्दी में, तो उसको हम लोगों ने बिहार स्पेशल के स्तर पर ही पूछता है बिहार में, इसको हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा साझा कारण मुहैया किया, मतलब कहने का मतलब जो जनजातीय विद्रोह था, सब में एक महत्वपूर्ण साझा कारण क्या था। चूंकि हम जानते हैं जो ट्राइबल्स होते हैं, वो अपने पारंपरिक कल्चरल चीज़ों के लिए काफ़ी हद तक जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर सभी ये लोग क्या करते हैं फिर, और अ, झूम कृषि पर भी ये लोग काफ़ी ज़्यादा डिपेंड होते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर यह देखना है कि पारंपरिक रूप से चीज़ें कहाँ जा रही है। देखो, भू राजस्व की नई प्रणाली लागू होना, जनजातीय उत्पादों पर कर लगाना, ये था, लेकिन सबके साथ ये चीज़ें नहीं था। जनजातीय क्षेत्र में विदेशी धर्म का प्रचार का प्रभाव, सबके साथ ये भी नहीं था। सबके साथ था ना, ये था आपका जनजातीय समुदाय को प्राचीन भूमि संबंधी, जो झूम कृषि की अभी बात की है ना, उसको लेकर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक, ठीक है, इसको पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में यहाँ से आएगा नहीं ऐसे।
अगला चैप्टर है 1857 की क्रांति, जो बीपीएससी के लेकर आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है। हमेशा पहले क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर क्या होता था, सबको पता है, वीर कुंवर सिंह। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या करना है, बताना है आपको कि कौन सही है। बिहार से लखनऊ कुंवर सिंह सही है, लखनऊ से बेगम हजरत महल यह भी सही है, फैजाबाद से बख्त खान गलत है, बख्त खान कहाँ से थे, दिल्ली से थे, कहाँ से थे, दिल्ली से थे, इसलिए यह चौथा गलत हो गया। मांडला से अवंती बाई लोधी, यह बात सही है। ठीक है, तो इसका केवल 3 युग्म सही हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए अब यहाँ पर एक बार देख लिए हम लोग। मध्य प्रदेश के मांडला से रानी अवंतीबाई लोधी थी, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर सबका नाम दिया गया है। जैसे देखिए, मेरठ से कदम सिंह, दिल्ली से बहादुर शाह जफर यानी बख्त खान जो थे, लखनऊ से बेगम हजरत महल, बरेली से बख्त खान, सॉरी बख्त खान बरेली से थे, ग्वालियर से तात्या टोपे, कानपुर से नाना साहब, फिर देखिए बिहार से कुंवर सिंह, इलाहाबाद से लियाकत अली। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये चीजें आपको दी हुई है। अगला क्वेश्चन है, कहाँ गया, कहाँ गया भाई, हाँ, 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से क्या जो परिवर्तन किया गया उसमें शामिल नहीं है। सबको पता है जब 1857 की क्रांति हुई थी तो सरकार ने अमूलचूल परिवर्तन किया था, चाहे वो सैनिक के स्तर पर हो, समाज धर्म के स्तर पर हो। अब उन्होंने, सरकार ने क्या किया, अब आपके धर्म वाली चीजों में उन्होंने हस्तक्षेप करना, इंटरफेयर करना छोड़ दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, सैनिक के स्तर पर बंगाल पर कुछ और रेशियो लगाया। फिर उसके बाद बॉम्बे वाला था रीजन प्रेसिडेंसी, वहां पर कुछ अलग रेशियो लगाया इन्होंने। ठीक है, तो उसी के आधार पे है। फिर उसके बाद क्या किया, शासन चला गया सीधे इंग्लैंड की विक्टोरिया के पास। देखिए 1858 में ब्रिटिश संसद ने भारत सचिव को नियुक्त की, सही बात है। सेना में गोरखा, सिखों और पठानों की अधिक भर्ती की गई क्योंकि इनको विश्वसनीय माना जाने लगा। मुसलमानों की संपत्ति जब्त की गई, यह भी बात सही है। आगे देखिए, अगला है भूस्वामी और जमींदारों की अधिकार छीन लिया गया। ऐसा कुछ है ही नहीं, छीना ही नहीं गया, वो तो और ज्यादा डेवलप हो गया। देखिए क्या क्या हुआ था 1857 के बाद। अब भूस्वामी और जमींदारों के लिए नीतियां ही बनाया उन्होंने। देखिए ब्रिटिश सल्तनत 1858 में एक कानून को पारित किया, उसमें क्या हुआ, साम्राज्य को अपने हाथ में ले लिया गया। कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे शक्ति को भारतीय मामलों में ज्यादा बेहतर ढंग से ताकि संभाला जा सके, इस वजह से। फिर आगे हुआ, जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा दिया गया। ठीक है, उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का भी गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा गया। क्या कहा गया, इंडिया काउंसिल कहा गया। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल को अब क्या कहा जाने लगा, वायसराय कहा जाने लगा। और इस प्रकार पहला वायसराय कौन था, चलिए बताइए जल्दी से। उसके बाद देखिए, जो इंग्लैंड के राजा या रानी का निजी प्रतिनिधित्व घोषित किया गया, किसको, वायसराय को। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। यह बात अभी हम लोग देख ही लिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, देश के जो सभी शासक को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड। उन्हें अपनी रियासत, अपनी वंशज, यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दी जाएगी, लेकिन उन्हें बस इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपत्य स्वीकार कर लो, तो ऐसी चीजें आपसे छीनी नहीं जाएंगी। ठीक है, यह बात हो गया। फिर आगे क्या किया गया कि सेना में भारतीय सिपाहियों के अनुपात को कम कर दिया गया और यूरोपियों को बढ़ाया गया। अवध हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रांत हो गया, ठीक है, दक्षिण भारत हो गया, से सिपाहियों की भर्ती करने के बजाय गोरखा, सिख और पठान को वो लेने लगे। ठीक है, मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई, यह बात सही है। उसके बाद क्या हुआ, उन्हें शत्रुता एवं संदेह की भावना से देखा जाने लगा। अंग्रेजों ने फैसला लिया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाज का क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। अब हस्तक्षेप करने की बात नहीं की। अगर आप मुस्लिम हैं, हिंदू है, आप जिस कल्चर के हैं, तो उस प्रकार के टोपा और कपड़े ये लोग पहनना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक, फिर उसके बाद क्या हुआ, भूस्वामी और जमींदारों के लिए की रक्षा के लिए उन्होंने नीतियां भी बनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने अवधी भाषा में संस्मरण लिखा जिसका जिसका नौगरेट ने फ्रांस सिपाही टू सूबेदार के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया, तो वो थे सीताराम पांडे। कौन थे मेरे भाई, सीताराम पांडे थे। ठीक है, आगे देखिए, देखिए सीताराम पांडे में जो है बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही
जो थी वो उस समय उन्होंने 1861 में क्या किया मेरे भाई, एक मिनट, हाँ, उन्होंने 1861 में अवधी भाषा में संस्मरण लिखे, जिनके नॉर्गेट ने क्या किया था, अंग्रेजी में अनुवाद किया, और फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार यानी कि सिपाही से सूबेदार तक इसका मतलब होता है, उसके नाम से प्रकाशित किया गया। फिर विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है, क्या विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक का नाम माझा प्रवास, क्या है, माझा प्रवास है। यहाँ पर था क्या ऐसा कुछ, हाँ, ओ इसलिए पूछ दिया ना, क्योंकि विष्णु भट्ट गोडसे के बारे में यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए माझा प्रवास है उनका, इस बात को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। यह क्वेश्चन तो बिहार में भी पूछ देता है, कौन नहीं था, तो हमें पता है लखनऊ भी था, झांसी भी था, नसीरबाग था, कौन नहीं था, चित्तौड़ नहीं था, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर जो प्रभावित क्षेत्र थे, प्रभावित क्षेत्र का मैप दिया हुआ है, आप देख लो अपने पीडीएफ में, बात खत्म। अगला क्वेश्चन, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। भाई हम विचार क्यों करें, मेरा मन ही नहीं है करने का। इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही है, ठीक। तो आपको जो यहाँ सही दिख रहा है ना मेरे भाई, वह सिर्फ है बांडना शैली, यह सिर्फ राजस्थान में यही है जो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में पाया जाता है। बाकी ये ऊपर का दोनों गलत है, देख लेते हैं उसका आंसर, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है। ये जो दिया हुआ है आपका पटोला बुनाई, अहमदाबाद और पाटन, जो गुजरात का जगह है, इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, ठीक है। पटोला एक दोहरे इकत से बना हुआ कपड़ा होता है, ध्यान रखना है। द्वितीय विश्व युद्ध में इंडोनेशिया पटोला का प्रमुख खरीदार हुआ करता था, ठीक। इनका प्रमुख कलर ये सब वगैरह वगैरह, ये सब एग्जाम में नहीं आएगा। फिर देख लेना है, बंगाल स्थित ढाका और संयुक्त प्रांत स्थित लखनऊ जमदानी बुनाई, यानी कि जमदानी बुनाई उत्तर प्रदेश और बंगाल में होता था, ठीक है। इसको 2013 में यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया है। बांडना शैली कहाँ से है, राजस्थान और गुजरात से है, तो यह बात सही है। तांती और क्या है, कैकुलर कौन थे, तो ये जो थे मेरे भाई बुनकर थे, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, ये यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है, थोड़ा अच्छे से देखिए इसको। क्वेश्चन में है, भारत के इतिहास के संदर्भ में इस कथन पर विचार करना और बताना है कौन सा सही है, ठीक है। औरंग जो होता था, क्या वह राजकोष का प्रभारी था, नहीं, औरंग होता था ना, औरंग जो होता था गोदाम को कहा जाता, किस चीज को कहा जाता था, गोडाउन को कहा जाता था, तो इसलिए कथन गलत हो गया। आगे इस दो स्टेटमेंट को, इसको देखिए, एक मिनट, बेनियान, जो बेनियान था ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट था, यह बात सही है, ठीक है। और उसके बाद मिरासदार, जो राज्य का नामित राजस्व दाता था, यह भी बात सही है। यहाँ ये क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, बट क्या पता पूछ ले कि किसको क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखना है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है। यह 2020 में पूछा हुआ यह क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं इसको, ठीक है। भारतीय दस्तकारी उद्योग क्या हो गए, नष्ट हो गए। भारत के वस्त्र उद्योग में मशीनों की बड़ी संख्या में प्रयोग, बिल्कुल भी नहीं। देश के अनेक भागों में रेलवे लाइनें बिछाई गई, क्या यह बात सही है। ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर शुल्क लगाया गया, बिल्कुल गलत हो गया। क्या देश के अनेक भागों में लाइनें बिछाई गई, बिल्कुल भी नहीं। लाइनें केवल उस जगह पर बिछाई गई जहां पर अंग्रेज को कच्चे माल से ले आना है और फिर अपने देश में बनाए गए चीजों को वापस लाना है, तो इसलिए यह पहला स्टेटमेंट ही इसका क्या है, बहुत व्यापक प्रभाव को दिखाता है, ठीक है। चलिए, तो अब इसको पढ़ लेना, यह वही चीजें हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। 1912 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस नदी के किनारे हुई थी, बताइए। वह स्वर्ण रेखा नदी किनारा था, जमशेदपुर जगह का नाम था। लौह अयस्क का भंडार के निकट किया गया था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना हुई थी 1912 में, स्टील का उत्पादन यहाँ से होने लगा था, ठीक।
तो यह तो ये खुद से करो, थोड़ा सा समझो एक बार, आसान क्वेश्चन है। गांधी जी के शिक्षा संबंधी विचारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। औपनिवेशिक शिक्षा से भारतीयों में हीनता भाव पैदा होगा, क्या यह बात सही है? बिल्कुल सही है, गांधी जी ने ऐसा बोला ही था। शिक्षा भारतीय भाषा एवं अंग्रेजी में ग्रहण करने में से समस्या नहीं है, इससे समस्या तो है ही नहीं ना। एक मिनट। गांधी जी के शिक्षा संबंधी विचारों के संदर्भ में औपनिवेशिक शिक्षा से भारतीयों की में हीनता भाव पैदा होगा, नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना है, हिंसा भाव पैदा थोड़ी ना होगा, यह बात गलत है। शिक्षा भारतीय भाषा एवं अंग्रेजों में ग्रहण करने से समस्या नहीं है। भारतीय भाषा एवं अंग्रेजों में ग्रहण करने से समस्या है ना, बिल्कुल समस्या है, हम अंग्रेज जैसे बनते चले जाएंगे, इसलिए पहला और दूसरा गलत है। हाँ, पश्चिम और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण होना चाहिए, यह बात गांधी जी मानते थे। तो पहला और दूसरा क्या हो गया, गलत हो गया। इसको पूछेगा नहीं आपके एग्जाम में, बस पढ़ लेना है सिर्फ। इसको कालक्रम के अनुसार बताना है कि पहले किसकी स्थापना हुई थी, तो यहाँ से देखो और याद करो। जैसे हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने और डेविड हेयर ने कब किया था, 1817 में किया था। विलियम बेंटिक के कार्यकाल में 1835 में शिक्षा पर रिपोर्ट दिया था एडम ने। वुड डिस्पैच 1854 की बात है, जिसको भारतीय शिक्षा का ये काम मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में की गई थी। ठीक। हाँ, वुड डिस्पैच के संदर्भ में यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है, यूपीएससी ऑलरेडी 2018 में पूछ रहा है। सहायता अनुदान व्यवस्था यानी कि ग्रांट्स इन एड की शुरुआत की गई, यह बात बिल्कुल सही है, 1 लाख रुपए की जो बात कही गई थी। फिर विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई, यह भी बात सही है, और कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना भी हुआ इसके तहत। फिर शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं, यह माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी की बात कही गई, प्राथमिक स्तर पर अपनी ही भाषा मातृभूमि की भाषा की बात कही गई। तो आप इसको यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। यह वुड डिस्पैच के बारे में डिटेल में दिया हुआ है, तो यहाँ से पढ़िए इसको और निकलिए आगे। फिर आगे यह क्वेश्चन यूपीएससी 2018 में पूछ चुका है कि कौन सा कथन सही सुमेलित है, बताइए। जो फोर्ट विलियम कॉलेज था, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया था, ये तो वेलेस्ली ने किया था, तीसरा कथन गलत, जैसे ही 3 गलत, ये भी गलत। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना क्या विलियम जोन्स ने किया था, विलियम जोन्स ने नहीं किया था, किसने किया था मेरे भाई, जोनाथन डंकन ने किया था, इसलिए यह कथन गलत हो गया। तो सही कौन होगा, सही हो जाएगा कलकत्ता मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। ठीक, आगे देखिए कितना है अभी। ठीक है, यहाँ पर फिर वारेन हेस्टिंग्स ने अंग्रेजी में क्या किया था, गीता का अनुवाद भी इसके समय में हुआ था, चार्ल्स विल्किंसन ने किया था। फिर मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, ये चीजें आपको रट जाना है एग्जाम में, ठीक है। अगला महिलाएं जाति एवं जो यहाँ पर धर्म सुधार की बात करता है, तो इसको इस चैप्टर को आप खुद से देखोगे, ये बहुत हार्ड नहीं है, बस इसको रटना रट्टा मारना है। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन अच्छा अच्छा होगा जिसको मैं दिखा दूं, ये देखो। यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा सही युग्म है, सुमेलित है। आत्मसम्मान आंदोलन किसने किया था, ईवी रामास्वामी नायकर, यह बात सही है। तो जहां जहां 3 होगा आंसर वही होगा, इसको भी कट करो, इसको भी कट करो। अब देखो यह अखिल भारतीय अस्पृश्यता जो विरोधी लीग है, इस इसका लीडर कौन था, महात्मा गांधी था, यह बात सही है। क्यों, अब यहाँ पर ध्यान रखना है, अस्पृश्यता शब्द है, तो यहाँ पर आपको फंसाने के लिए क्या दे सकता है, यहाँ पर फंसाने के लिए आपको बाबा साहब अम्बेडकर दे देगा। अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये तो सबको पता है, बिहार स्पेशल है क्योंकि, ठीक है, तो यह भी बात सही हुआ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है अखिल भारतीय किसान सभा 1936 को सहजानंद सरस्वती, उसके पहले अध्यक्ष एवं आंध्र प्रदेश के एनजी रंगा इसके पहले महासचिव थे। सॉरी, कहाँ कहाँ इसका अधिवेशन हुआ, फिर ई रामास्वामी नायकर 1925 ईस्वी में आंदोलन किए वगैरह वगैरह की बातें, फिर यहाँ पर ये सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं। फिर यहाँ पूछ रहा है गुलामगिरी किसने लिखा था, तो ज्योतिबा फुले ने लिखा था, सबको बात यह पता ही है। फिर आपको आपको यहाँ पर क्या नोट करना है, स्वामी विवेकानंद के रचना कौन है, पंडित रमाबाई के रचना के नाम बताइए। फिर ई रामास्वामी नायकर अगर कुछ लिखा है तो उसको 2-4 को याद कर लीजिए, एग्जाम में क्या पता पूछ ले, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रार्थना समाज सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर था, सही है। राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया था, सही है। परमहंस मंडली जाति व्यवस्था के समर्थक था, नहीं, बिल्कुल भी नहीं समर्थक था, बात खत्म, आसान क्वेश्चन तो है ये।
अगला है असत्य कथन चुनना है। सतनामी आंदोलन घासीदास द्वारा सनातन धर्म को प्रसारित करने के लिए किया गया था। बिल्कुल भी नहीं, यह क्वेश्चन मुझे भी, सतनामी आंदोलन किसने किया था भाई? घासीदास ने ही किया था, लेकिन चमड़े का काम करने वाले संगठित किया था इन्होंने, ना कि सनातन धर्म को, तो यह कथन गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए, ज्योतिबा फुले के अनुसार मानवता की एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर है। क्या यह बात सही है? नहीं, वह कौन कहे थे? ऐसा श्री नारायण गुरु ने कहा था, इसलिए कथन गलत हो गया। तो पहला और दूसरा गलत हुआ। पूर्व बंगाल में हरिदास ठाकुर ने मतुआ पंथ के साथ कार्य किया, यह बात सही है। ठीक। अब 1870 से 1947 तक का एक चैप्टर है, यहाँ पर इसको निपटाते हैं। 1905 में वायसराय रिपन ने बंगाल का विभाजन किया। क्या रिपन था उस समय बंगाल का विभाजन? बिल्कुल नहीं, कर्जन था। प्रशासकीय सुविधा को एक जैसे ही गलत हुआ, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, अपने आप आंसर ये 2 3 हो गया। विभाजन के विरोध में वंदे मातरम शुरू हुआ, बिल्कुल सही है। अब विभाजन वाली बातें आप पढ़ लो यहाँ पर। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का क्या किया था? समर्थन किया था, सही है। 1919 में मुस्लिम के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व की स्थापना किया गया, बिल्कुल भी नहीं, 1909 में किया गया। एक कथन गलत हो गया, सही चुनना है हमें। लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था, बिल्कुल यह बात सही है। ठीक है, लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। अंबिका चंद मजमूदार उसके अध्यक्ष थे उस समय। ठीक है, 1909 ईस्वी में उनको अलग मतदान केंद्र दिया गया, मतलब जो सामुदायिक प्रतिनिधित्व वाली बातें थी वह की गई। उसके बाद फिर क्या हुआ? 1907 में कांग्रेस टूट गया था। ठीक है, 1906 में क्या हुआ? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन ढाका में किया गया था। ठीक, तो इस तरह से ये चीजें कंप्लीट हुआ। आगे देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था? ठीक है, भारत के रक्षा व्यय में कमी, बिल्कुल भी नहीं। कुल मिलाकर जो भारत के आयात थे उसमें कमी आई, तो यहाँ से क्वेश्चन इसको आ सकता है। फिर दांडी मार्च से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी पूछ चुका है। कितने दिन तक यह चला? 66वीं में पूछा था। ठीक है, 240 किलोमीटर का 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला था। ठीक है, यहाँ पर देखना है गांधी जी और उनके अनुयायी जो 240 किलोमीटर चले थे। यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ कि बिहार में यहाँ से कितने लोग भाग लिए थे, बताइए। आंदोलन की हिस्सेदारी में जो यहाँ पे महात्मा गांधी नमक सत्याग्रह बनाए, फिर सरोजिनी नायडू ने भी इस बात के लिए तैयार था, फिर और महिलाओं को भी आंदोलन में शामिल होने के लिए उन्होंने ऐसा कहा था। फिर ठीक है, आगे आती है साइमन कमीशन। 2013 में यूपीएससी पूछ चुका है कि विरुद्ध जन आंदोलन क्यों हुआ था? क्यों हुआ था? क्योंकि उसमें एक भी भारतीय नहीं था, वो जो इस ऑप्शन में हो जाएगा, देखिए एक भी भारतीय सदस्य यहाँ पर नहीं था। ठीक है, इसलिए तो अब साइमन कमीशन की बात आती है। तो साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? 1919 के जो एक्ट थे उसमें बताया गया था कि हर 10 साल पे जो संवैधानिक जांच के लिए कमीशन का गठन किया जाएगा, उसी के सिलसिले में 1927 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, 11 दिसंबर 1927 को इलाहाबाद में हुए सर्वदलीय सम्मेलन में ऐसा बताया गया कि साइमन साइमन कमीशन का हम क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे, क्योंकि इसमें एक भी सदस्य क्या है? भारतीय है ही नहीं। ठीक है, फिर साइमन कमीशन का गठन जो हुआ था 1919 के जांच करने के लिए किया गया था, यह बात तो अभी हम लोग देख ही लिए। ठीक, लाला लाजपत राय के इसी में जो हुए थे, मृत्यु हो गई थी लाठीचार्ज से, कहाँ हुई थी? लाहौर में हुई थी। साइमन कमीशन कितने बार आया था भारत में? 2 बार, इस बात को याद रखना है। ठीक है, एक बार मार्च 1928 में, एक बार अक्टूबर 1928 में। साइमन कमीशन ने 1930 में अपना रिपोर्ट भी दिया था। मुस्लिम लीग के जो शफी गुट था और मद्रास की जस्टिस पार्टी, पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी, इन सब ने साइमन कमीशन का समर्थन किया था, ध्यान रखना है। संपूर्ण मुस्लिम लीग नहीं, जो मुस्लिम लीग का ओनली सफी गुट और उसके बाद सफी गुट हो गया, फिर जस्टिस पार्टी हो गई, फिर उसके बाद यूनियनिस्ट पार्टी हो गई। ठीक है, साइमन कमीशन की बात हो गई यहाँ पर। इल्बर्ट बिल क्यों हुआ था? इल्बर्ट बिल इसलिए था क्योंकि जो यूरोप के मामले केसेस जो होते थे उसको कोई भारतीय न्यायाधीश नहीं में सुनवाई नहीं हो सकती है भारतीय न्यायाधीशों के तहत, इसलिए इल्बर्ट बिल विवाद हो गया था, अंग्रेजों ने खुद कर दिया था। ठीक है, तो इल्बर्ट बिल विवाद के बारे में यहाँ से एक बार पढ़िए जरा। कब हुआ था? 1884 में। 1883 में मजिस्ट्रेटों को यूरोपीय मजिस्ट्रेट के समान अधिकार दिया गया था, भारतीय मजिस्ट्रेट को, जिसमें वो फौजदारी मामले पर सुनवाई कर सकते थे, इसलिए यूरोपियों ने क्या किया? इसको विरोध कर दिया इस चीज का। ठीक है, तो वही बात हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है कि बताना है कौन सा कथन सही है। यह भी यूपीएससी पूछ चुका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष क्या सरोजिनी नायडू थी? बिल्कुल गलत बात है, यह प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू नहीं थी, वह थी एनी बेसेंट। कब? 1917 में एनी बेसेंट हुआ था कलकत्ता के अधिवेशन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी थे, यह बात सही है। बताइए बदरुद्दीन तैयब जी कब बने थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे मद्रास अधिवेशन 1887 की अध्यक्षता किया था।
ठीक है। नलिनी सेन गुप्ता 1933 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी। वो तीसरी महिला और दूसरी भारतीय थी, और जो पहली भारतीय थी वह थी सरोजनी नायडू। ठीक है। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी, मुंबई में 1885 में। प्रथम फारसी अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, कलकत्ता में 1886 में। प्रथम हिंदू थे वी आनंद चार्लू 1891 में। ठीक है। प्रथम विदेशी अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल थे। उसके बाद ये सब देख लेना, बात खत्म। यहाँ पर एक बात है, जनवरी क्या हुआ, जनवरी 1886 में द इंडियन मिरर नामक अखबार ने यह बात बताया कि बंबई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे देश की भावी संसद का केंद्रक है, और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय रूप से लाभकारी परिणाम देंगे। बदरुद्दीन तैयब जी थे 1887 में अध्यक्ष की हैसियत से कांग्रेस को संबोधित करते हुए यह दो लाइनें बताया था कि यह कांग्रेस भारत के किसी एक वर्ग या समुदाय के प्रतिनिधित्व से मिलकर नहीं बनी है, बल्कि यह भारत के सभी समुदायों की संस्था है। पूछ सकता है यह कथन किसने कहा? किसने कहा? बदरुद्दीन तैयब जी ने। महात्मा गांधी फिर सरोजनी नायडू वाली बात हुई। ठीक, 1920 के दशक की शुरुआत से ही राष्ट्रीय आंदोलन में वो सक्रिय थी। कौन? सरोजनी नायडू। दांडी यात्रा में भी थे, महात्मा गांधी के साथ में थी, देखो। फिर उसके बाद क्या हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बनने वाली यह पहली महिला थी। कौन? सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। इसमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर कौन था मेरे भाई? तंजौर तट पर सी राजगोपालाचारी था। ठीक है, इस बात को याद रखना है। और जो चिदम्बरम पिल्लई था, यह 1905 का जो बंगाल विभाजन के समय जो आंदोलन हुआ था उसके लिए था। ठीक, तंजौर तट पे कौन थे? सी राजगोपालाचारी। मालाबार तट पर के कलप्पन। उड़ीसा के तट पर गोपचंद बंधु चौधरी और आचार्य हरिहर दास। चिदम्बरम पिल्लई जो थे 1905 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी में नेतृत्व किया था स्वदेशी आंदोलन का। ठीक है, इन्होंने अपना एक नेविगेशन कंपनी का भी स्थापना किया था। ठीक है। फिर कुमार स्वामी कामराज जो थे, भारतीय राजनीति में व्यापक रूप से किंग मेकर के रूप में इनको स्वीकार किया जाता है। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे, एक बार अध्यक्ष रह चुके थे। मद्रास यानी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे। 1976 में मरने के बाद उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है। गांधी जीना वार्ता से जो पहले गांधी जी के साथ बात करें सी राजगोपालाचारी, वयोवृद्ध जो वो राष्ट्रवादी और दक्षिण में नमक सत्याग्रह के नेता जो थे सी राजगोपालाचारी 1946 में अंतरिम सरकार में उनको सरकार का सदस्य बनाया गया था, और पहले भारतीय गवर्नर जनरल भी रहे थे। लोग उन्हें प्यार से राजा जी भी कहते थे। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के बाद हुआ? 2016 में पूछा है। यह क्वेश्चन बीपीएससी भी एक बार पूछ चुका है इनडायरेक्टली। ठीक है, 2016 में यूपीएससी में पूछा है। तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, अब बंगाल विभाजन कब हुआ? सबको पता है 1905 में हुआ। 18 अक्टूबर 1905 को एक्टिव किया गया। उस समय करजन था। ठीक है, इस तरह से बंगाल विभाजन को, ये बात को एक बार रिकॉल करिए। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ पर सत्य कथन बताना है। असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया? बिल्कुल गलत। करो या मरो का नारा कब दिया गया था? भारत छोड़ो के समय दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस अहिंसा के गांधीवादी आदर्शों में अटूट विश्वास रखते थे? बिल्कुल भी नहीं, वह हिंसा में विश्वास रखते थे। यह बात तो सबको से पता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या देखना है? अगस्त क्रांति के बारे में देखना है एक बार। ठीक, अगला क्वेश्चन, मतलब किस राज्य का कब गठन हुआ? नॉट मोर इम्पोर्टेंट, आप लोग देख लेना एक बार, बात खत्म। यहाँ देखिए कौन सा कथन गलत है, इसको चुनना है। चलिए बताइए, जल्दी से इसको देखिए और जल्दी से बताइए। ठीक है, तो यहाँ से 8th क्लास से मॉडर्न हिस्ट्री आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखेंगे 12th क्लास से मॉडर्न हिस्ट्री। 11th में है कि नहीं मुझे ध्यान में तो है ही नहीं, अब 12th में देखेंगे। ठीक है, 12th का 3 पार्ट है। एक पार्ट में एंशियंट, ठीक है, और दूसरे पार्ट में मिडाइवल। ओके, और तीसरे पार्ट में आपका मॉडर्न। यहाँ पर क्या होता है थोड़ा डिटेल में हम लोग को देखेंगे और सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। फिर यहाँ से मेरे ख्याल से 2 घंटा लगेगा, इसमें 2 आवर्स लगेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे हम लोग। ठीक है, फिर आपको मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से करना है?
घटना चक्र से करना है, ठीक है। लुसेंट से आपको टाइम पीरियड देख लेना है, जिन्होंने स्पेक्ट्रम पढ़ा है स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, वरना यह पीडीएफ काफ़ी है उनके लिए। इंग्लिश मीडियम वाले मेरे भाई घटना चक्र कर लेना, लुसेंट कर लेना, पीवाईक्यू कर लेना, और फिर उसके बाद आपको एक चीज़ बच गया, अरिहंत का जो पीडीएफ दिया गया है वहाँ से चीज़ें कंप्लीट कर लेना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।